Welcome to another video lecture on the topic of importance of G3P, glyceraldehyde 3-phosphate. In this lecture, we will discuss about the main compound glyceraldehyde 3-phosphate, which is basically an intermediate in the synthesis as well as breakdown of carbohydrates, in the synthesis as well as breakdown of lipids, and also it would be synthesized in the breakdown of proteins or peptides or peptones depending upon the chain length. Number of G3P molecules would form. यहाँ पे हमने यही डिस्कस करना है कि इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है और किस तरह से ये तीनों मेजर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स के दरमियान एक इंटरमीडिएट या लिंक चेन के तौर पे काम करता है। जैसे कि आपको प्रीवियसली थोड़ा सा पीछे से आइडिया हो भी रहा है, जो बैकग्राउंड आपको नज़र आ रहा है एक चेन का या एक फ्लो शीट का। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो यू हैव टू पे फुल अटेंशन ऑन इट टू अंडरस्टैंड द मेन कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल्सो द बेसिक्स ऑफ दिस लेक्चर। सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे करते हैं कि अगर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट G3P की बात की जाए, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है रेस्पिरेशन के अंदर भी और फोटोसिंथेसिस के अंदर भी। क्योंकि अगर हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो G3P आपको अपीयर होता है ग्लाइकोलिसिस के दौरान, जिससे जो है ना ये पायरुवेट की ऑक्सीडेशन, यानी जो पहली हमारी फ़ेज़ थी ग्लाइकोलिसिस की, जिसके अंदर हमने कहा था कि ग्लाइकोलिसिस जो होती है ना, हमने ये चीज़ डिस्कस की थी लेक्चर में कि ग्लाइकोलिसिस के दो पार्ट होते हैं। एक होती है प्रिपरेटरी फ़ेज़, ठीक है, और दूसरी होती है ऑक्सीडेटिव या एनर्जी यील्डिंग फ़ेज़। प्रिपरेटरी फ़ेज़ में हमारे पास ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बना था और साथ ही हमारे पास डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना था, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर वर्किंग के एंजाइम नहीं होते तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है। फाइनली हमारे पास दो मॉलिक्यूल G3P के बन गए थे और ये फिर चले जाते हैं ऑक्सीडेटिव फ़ेज़ के अंदर, और यहाँ से हमारे पास ATP और NADH बना था। ये एक छोटी सी रिकैप थी, रिकॉल करवाना था इस स्टेप को जहाँ पे G3P बना था। तो प्रिपरेटरी फ़ेज़ में हमारे पास G3P के मॉलिक्यूल्स बने थे, जो कि फाइनली ऑक्सीडेटिव फ़ेज़ में आपको पायरुवेट प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह केल्विन साइकिल में G3P का मॉलिक्यूल जो है ये बना था, क्योंकि केल्विन साइकिल के दौरान हमने ये कहा था कि हमारे पास जो है टोटल 6 मॉलिक्यूल G3P के बनते हैं, ठीक है, एक पाथवे के थ्रू। उसमें से 5 जो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, 5 G3P जो होंगे वो रीजनरेशन के स्टेप्स की तरफ जाएंगे, लेकिन एक जो है साइकिल में से G3P का मॉलिक्यूल जो है बाहर आएगा। इसी तरह आफ्टर 3 अनदर साइकिल्स एक और G3P का मॉलिक्यूल बाहर आएगा, और ये दोनों मिलकर जो है ना, क्योंकि 6 कार्बन बन जाएंगे तो ये हमारे पास 6 कार्बन कंटेनिंग जो है वो ग्लूकोज बना देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे भी G3P मॉलिक्यूल की बात हुई थी, ठीक है, पहले भी बात हो चुकी, यानी फोटोसिंथेसिस और ग्लाइकोलिसिस यानी कि रेस्पिरेशन दोनों के अंदर जो है ना इसकी बात हुई। फिर इसी तरह हम ये बात करते हैं कि जो ग्लूकोज फॉस्फेट है ना, ये फिर फाइनली कन्वर्ट हो जाती है डिफरेंट ग्लूकोज में, या फ्रुक्टोज या स्टार्च या सुक्रोज, ये डिपेंड करता है कि प्लांट को क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। यही हम एक पाथवे, थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये बेसिकली पाथवे जो है ना, इसमें 3 चीज़ों को उन्होंने कंबाइन किया हुआ कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स जो है ना वो किस तरह से कंबाइंड होते हैं। देखिए ग्लाइकोजन क्या चीज़ है, अ टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड, यानी कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है जो स्टोरेज फॉर्म में थी। ग्लाइकोजन जब इसकी ब्रेकडाउन होती है तो पहले इसको ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। ग्लूकोज को एक्टिव करने के लिए फॉस्फेट अटैच करके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट कर दिया जाता है, फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, और फिर जो है फाइनली 2-3 स्टेप्स के बाद वो जो है G3P मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो G3P मॉलिक्यूल था वो इस ऑक्सीडेटिव फ़ेज़ के दौरान, ये जो चीज़ है ना ये बेसिकली ऑक्सीडेटिव फ़ेज़ है। ऑक्सीडेटिव फ़ेज़ के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट के अंदर, और 2 पायरुवेट यहाँ से बने थे। ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट ये था कि यहाँ से 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल बनते हैं जो आगे क्रैब साइकिल में चले जाते हैं। अब इस पायरुवेट की जो है एसिटाइल कोई के अंदर ऑक्सीडेशन होती है और फिर वो फाइनली क्रैब साइकिल का पार्ट बन जाता है। यानी हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं कि ये जो सारी चेन आपके पास यहाँ पर मौजूद है, दिस इज़ फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, ये कार्ब्स की चेन है कि इस तरह से मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे अगर आप देखें G3P का मॉलिक्यूल है जो ग्लाइकोलिसिस के फर्स्ट फेज़ में यानी प्रिपरेटरी फेज़ के बाद बना था, उसका एंड प्रोडक्ट क्या था, ग्लाइकोलिसिस का पायरुवेट, वो एसिटाइल कोई में कन्वर्ट होता है, एसिटाइल कोई क्रैब साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब 2 चीज़ों पर जो है ना मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। एक चीज़ तो हमें ये तो समझ आ गई कि ये क्रैब साइकिल कार्ब्स का पाथवे है। तो पहली चीज़ जो यहाँ पे कनेक्शन में आ रही है ना वो क्या चीज़ है, G3P का मॉलिक्यूल, और दूसरी चीज़ जो इंटरमीडिएट के तौर पर काम करते हुए एसिटाइल कोई। अगर आप यहाँ से
देखें तो क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के दरमियान G3P इंटरमीडिएट है, ठीक है। प्रोटीन्स और फैट्स के दरमियान पायरुवेट इंटरमीडिएट है। और वैसे इन सब के दरमियान यानी चाहे कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, फैट्स की बात करें, प्रोटीन्स की बात करें, तो एसिटाइल कोई एज आ इंटरमीडिएट काम करता है। यानी कहने का मकसद ये है कि चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, हम ओवरऑल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, यानी G3P दोनों के अंदर ही होता है ना। तो हम ओवरऑल बात कर रहे हैं कि जो ये वाला पाथवे आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द पाथवे फॉर बेसिकली कि ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स का पाथवे है। तो हम यही बात कर रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स में 3 जगह पर इंटरमीडिएट आपको नज़र आ रही हैं। एक क्या है G3P, दूसरा क्या है पायरुवेट और तीसरा क्या है एसिटाइल को ए ग्रुप। तो ये एक पाथवे हो गया कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो चाहे कोई प्लांट है या चाहे कोई एनिमल है, ठीक है, उसके पास ग्लाइकोजन अगर मौजूद थी, जो कि स्पेशली ग्लाइकोजन क्योंकि एनिमल्स में होती है, सो वो ग्लूकोज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। और ग्लूकोज़ का पाथवे इस तरह से 3 स्टेप पर जो है लूप होल प्रोवाइड करता है। 3 स्टेप पर ये एक आप कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि बाकी जो पाथवे हैं, चाहे प्रोटीन का या फैट का, इसके साथ कंबाइन कर सकता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम प्रोटीन के पाथवे की बात करते हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है तो वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा। ऑब्वियसली उसमें अमीनो ग्रुप जो है वो सेपरेट कर दिया जाता है, क्योंकि ये पॉइजनस होता है, अमोनिया की वजह से डीअमाइनेशन करवाई जाती है इसकी यहाँ से। तो ये यहाँ डीअमाइनेशन और ये यहाँ से रिलीज़ कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद पीछे ये बचती है ये कार्बन की चेन, ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन द चेन लेंथ, अगर चेन लेंथ बहुत ज़्यादा है तो वो पायरुवेट वाले स्टेप में जो है ना कन्वर्ट हो जाएगी। और फिर वो इस पाथवे, इस इंटरकनेक्टेड 3 पाथवेज यानी जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट रिलेटेड है, इस इंटरकनेक्टेड पाथवे का पार्ट बन जाएगी। अगर चेन लेंथ ज़्यादा है तो फिर ये बनेगा, ठीक है। अगर चेन लेंथ मॉडरेट है तो फिर एसिटाइल को ए के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा। और थर्ड स्टेप के अगर तो चेन लेंथ बहुत स्मॉल होती है तो फिर वो यहाँ पर ऐड होता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जहाँ पर ऐड होगा तो वो अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट, यहाँ पे आपको याद होगा कि केल्विन साइकिल में, सॉरी क्रैब साइकिल में अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट होता है। सो ये आपने याद रखना है कि अगर चेन लेंथ बहुत ज़्यादा है तो फिर ज़ाहिर सी बात है पायरुवेट, अगर कम है तो फिर एसिटाइल कोई, और अगर मॉडरेट है तो फिर अल्फ़ा कीटो ग्लूटरेट के स्टेप पर प्रोटीन इस पाथवे के अंदर इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। यानी आपको जो है ना ये वाला जो पाथवे सारा देखने को मिल रहा है, दिस इज़ बेसिकली प्रोटीन पाथवे, कि ये हम बात कर रहे हैं कि ये हमारे पास प्रोटीन का जो है पाथवे मौजूद है, ठीक है। तो ये प्रोटीन के हवाले से होगा। इसी तरह हम बात कर लेते हैं कि अगर ग्लिसरोल मौजूद हो, यानी हम लिपिड्स की बात कर लेते हैं, ये फैट्स की बात कर लेते हैं कि अगर ग्लिसरोल मौजूद होगा तो ग्लिसरोल क्या है कि वो G3P के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर जो है लैक्टेट हुआ, ठीक है, लेट्स से कि लैक्टेट हुआ, तो फिर वो पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट होकर इसका पाथवे का पार्ट बन सकता है। और अगर वो ग्लिसरोल पहले फेवरेबल है कंडीशन फैट्स है तो फैट्स में कन्वर्ट होगा। फैट्स फैटी एसिड में, ज़ाहिर सी बात है फैटी एसिड में कन्वर्ट होंगे, वो एसिटाइल कोई में कन्वर्ट होगा और वो अगेन इस पाथवे का पार्ट बन जाएगा। यानी यहाँ पर भी आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर ग्लिसरोल होगा तो ज़ाहिर सी बात है वो G3P में आसानी से कन्वर्ट होता है, तो ये यहाँ से जो है ना ये पाथवे के साथ फ़ैट कनेक्ट कर जाएगा। अगर लैक्टेट है तो वो फिर पायरुवेट में आसानी से कन्वर्ट होता है, तो वो यहाँ से जो है पाथवे का पार्ट बन जाएगा। अगर फैटी एसिड है तो वो एसिटाइल को ए की मदद से आसानी से इस पाथवे का पार्ट बन जाता है। तो ये जो है ना इस तरह से फिर फैट को भी 3 पॉइंट पर, यानी G3P, पायरुवेट और एसिटाइल को, यही तीनों कॉमन पॉइंट है जिसमें फ़ैट भी इस पाथवे में कनेक्टेड हो सकता है या इन्वॉल्व हो सकता है। सो ये जो आपको पाथवे नज़र आ रहा है ये किसके हवाले से है? ऑब्वियसली ये फैट्स या हम कह रहे हैं लिपिड्स के हवाले से। तो ये 3 पाथवे हैं जो मिलकर काम करते हैं, जो मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि मेटाबॉलिक पूल है। अब मेटाबॉलिक पूल क्या होता है, जैसे ये नीचे भी आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, ये फिगर के साथ उन्होंने एक लाइन लिखी हुई है कि मेटाबॉलिक पूल क्या होता है कि जब हम कहते हैं कि एनर्जी, चाहे एनर्जी सोर्स कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे फैट्स हो, चाहे प्रोटीन हो, जब इनकी ब्रेक डाउन की जाती है तो एक ख़ास पॉइंट पर ये तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो सकते हैं, मिल सकते हैं, ठीक है। और वो एक ख़ास पॉइंट जिससे ये तीनों पाथवे कनेक्ट हो जाती हैं, वो पहला तो ग्लिसरल्डिहाइड G3P है, ठीक है, फिर उसके बाद पायरुवेट है, फिर उसके बाद एसिटाइल को। ये 3 ऐसे पॉइंट, ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो कि इन पाथवेज़ को जोड़ते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे फ़ैट हो, चाहे प्रोटीन हो। इन तीनों मेजर मॉलिक्यूल्स को ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं और तभी मेटाबॉलिज्म पूरा होता है। और इसी चीज़ को हम नाम क्या देते हैं कि ये हमारे पास मेटाबॉलिक पूल है,
ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आउटलाइन है। अगर आपको ये बताया क्वेश्चन किया जाता है कि किस तरह से कार्बोहाइड्रेट इस पाथवे का पार्ट बनते हैं, तो आपने ये सारा ड्रॉ करने के बाद इस चीज़ को स्पेसिफाई कर देना है कि ये जो पाथवे है ये कार्बोहाइड्रेट्स का है। यानी अगर कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एग्जांपल ग्लाइकोजन हो, तो वो इस पाथवे, ये जो मैंने एनसर्कल किया है कि वो इस पाथवे के थ्रू जो है इसका पार्ट बनते हैं, जिसमें G3P भी बनता है, जिसमें पायरुवेट भी होता है, जिसमें एसिटाइल कोई भी होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि प्रोटीन किस तरह से G3P के पाथवे का पार्ट बनता है, तो आपने ये सारा ड्रॉ करना है, लेकिन फिर आपने इस तरह से जो है ना इसको एनसर्कल कर लेना है कि हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं। सॉरी, आपने जो है ना इसको यहाँ से जो है ना एनसर्कल कर लेना है ऐसे करके, ये वाला पॉइंट। यानी ये आपने डीअमाइनेशन की बात नहीं करनी, क्योंकि हम पाथवे की बात कर रहे हैं ना। तो ये जो पाथवे होगा ये प्रोटीन्स के लिए है, ठीक है। प्रोटीन्स के लिए होने की वजह से आपने इस पाथवे को ऐसे सर्कल कर लेना है कि प्रोटीन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है। अगेन अगर आपको कहा जाता है कि फ़ैट्स किस तरह से इस पाथवे का पार्ट बनते हैं, तो फिर आपने जो है ना ये वाला सारा जो पाथवे है ड्रॉ कर लेना है और ये बता देना है कि इस तरह से फ़ैट्स के लिए, यानी बनाना आपने ये सारा है, ये सारे का सारा आप बनाएंगे। लेकिन अगर आपसे स्पेसिफिकली कार्बोहाइड्रेट्स का पूछा जाएगा, सो ऑब्वियसली आप इस चीज़ को हाईलाइट कर देंगे। अगर आपसे जो है प्रोटीन्स का पूछा जाएगा, सो ऑब्वियसली आप जो हैं वो इस चीज़ को करेंगे। इसी तरह अगर आपसे सिर्फ फ़ैट्स का पूछा जाता है, तो फिर आप इस चीज़ को स्पेसिफ़ाई करेंगे। यानी बनाना आपने सारा है, लेकिन आप फिर एनसर्कल इस तरह से कर लेंगे ताकि आपका जो आंसर है ना वो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। इसी तरह इसमें साथ थोड़ी सी एक थ्योरी भी उन्होंने बताई हुई है कि अगर हम फ़ैट की बात करते हैं, तो फ़ैट जो होती है ना ये भी एनर्जी सोर्स के तौर पर इस्तेमाल होती है। जब ये ब्रेक डाउन करता है तो ग्लिसरॉल बनता है और 3 फैटी एसिड्स, क्योंकि फ़ैट्स क्या चीज़ होती हैं, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, यानी 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल कंबाइन करता है तो एक फ़ैट का मॉलिक्यूल बनता है। सो ऑब्वियसली वो टूटेगा तो वही चीज़ें बनेंगी, यानी ग्लिसरॉल बनेगा और फैटी एसिड्स बन जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम एक और चीज़ भी यहाँ पे बात करते हैं कि अगर क्या है कि ये चीज़ें बन जाती हैं, जैसे अभी पीछे हमने फिगर में देखा, तो ग्लिसरॉल जो होता है ना ये G3P के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो कि मेटाबोलाइट है किसका, ग्लाइकोलिसिस का। यानी इस तरह से ग्लिसरॉल की फॉर्म में भी ग्लिसरॉल G3P में और G3P के थ्रू ये अगेन जो है ना फैट्स इस पाथवे का पार्ट बन सकते हैं। इस तरह फैटी एसिड जो है वो एसिटाइल कोई में भी कन्वर्ट हो जा सकते हैं, डायरेक्टली क्रैब साइकिल में चला जाएगा। 18 कार्बन कंटेनिंग जो है ना फैटी एसिड वो फिर 9 एसिटाइल कोई में। ज़ाहिर सी बात है कि हम ये बात कर रहे हैं कि एसिटाइल को ए जो है ना, ठीक है, ये एक 2 कार्बन कंटेनिंग इंटरमीडिएट है। सो अगर हमने ये कहा है कि 18 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड का मॉलिक्यूल है, ठीक है, 18 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड है, तो किस तरह से होते हैं, 9 2 बार 18 होता है ना, तो इसका यही मतलब है कि 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18। सो 9 एसिटाइल को ए के मॉलिक्यूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, आपने याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि कितने जो है ना एसिड इन केस ऑफ फैट्स कितने एसिटाइल को ये मॉलिक्यूल पॉसिबल हैं, तो एटलीस्ट 9, क्योंकि फैटी एसिड की चेन लेंथ ज़्यादा होती है। तो ये फैट्स अगर आपसे यहाँ पे लाइक जो क्वेश्चन आता है हाउ फैट्स कुड बी द सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ये आपने लिख देना है, ठीक है। और फिर अगर आपसे ये पूछा जा सकता है हाउ फैट्स एंटर्ड इनटू द G3P पाथवे, तो आपने ये लिख भी देना है और साथ में वो ड्रॉ करके और फैट्स वाला जो इस तरह वाला पोर्शन है वो सारा हाईलाइट कर देना है। फिर अगर आपको क्वेश्चन आता है हाउ ग्लिसरॉल एंड लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स कुड बी द पाथवे ऑफ मेटाबॉलिज्म, तो फिर आप इस तरह से लिख सकते हैं, यानी हाउ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड कुड गेट इन्वॉल्व इनटू द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म, तो आप इस पैराग्राफ को लिखेंगे और बिल्कुल पीछे सारा ड्रॉ करके हाईलाइट सिर्फ फैट्स वाला कर देंगे ताकि आपकी बात क्लियर हो जाए। फिर प्रोटीन्स की अगर हम बात करते हैं, तो प्रोटीन्स की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो उसके रिज़ल्ट में क्या है कि अमीनो एसिड बनेंगे। ऑब्वियसली अमीनो एसिड से ही, क्योंकि प्रोटीन बनी है तो ब्रेक डाउन करेगी तो अमीनो एसिड बनेंगे। आर ग्रुप का साइज़ डिटरमाइन करेगा कि ये किस स्टेप पर जाके एंटर होता है। अगर तो आर ग्रुप का साइज़ जो है वो मॉडरेट है, तो फिर G3P के स्टेप में यानी ग्लाइकोलिसिस के थ्रू। अगर बहुत हम कहते हैं कि एवरेज साइज़ है, तो क्रैब साइकिल, यानी मैंने आपको पीछे भी बताया था कि क्रैब साइकिल में ये होता है अल्फ़ा कीटो
ग्लूट्रेट के स्टेप में, ठीक है, अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट के स्टेप में ऐड होगा। और इसी तरह क्या होगा कि कार्बन चेन जो है ना, इसकी क्या होती है कि लिवर के अंदर ये काम होता है प्रोटीन वाला, कि लिवर में जो है इसकी डीअमाइनेशन होगी, क्योंकि इसमें अमोनिया रिमूव कर दिया जाता है, NH3 की फॉर्म में बॉडी से रिलीज़ होगा यूरिया साइकिल के थ्रू, यूरिन के थ्रू ये उसका पार्ट बन जाएगा, क्योंकि ये पॉइजनस होता है, ठीक है। सो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है हाउ प्रोटीन्स गेट इन्वॉल्व्ड इन द पाथवे ऑफ मेटाबॉलिज्म, तो आपने ये लिख देना है, ठीक है। साथ में पीछे वो सारा पाथवे जो है इस तरह से और इस तरह से वो सारा पाथवे ड्रॉ करके सिर्फ ये प्रोटीन वाला पोर्शन हाईलाइट कर देना है, ठीक है। या आपको ये क्वेश्चन आ सकता है हाउ प्रोटीन बी द सोर्स ऑफ लिंक बिटवीन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स इन अ मेटाबॉलिक पाथवे, तो ये आपको पूछा जा सकता है। या इवन आपको ये डेफिनेशन भी आ सकती है कि व्हाट इज़ मेटाबॉलिक पूल, हाउ द मेजर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व्ड इन द मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो आप इस तरह से ये मेटाबॉलिक पूल की डेफिनेशन लिख के ये पाथवे ड्रॉ करके बता सकते हैं कि इस तरह से ये तीनों एक दूसरे के साथ लिंक हैं, कि ये ग्लाइकोजन क्योंकि कार्बोहाइड्रेट है और ये फैट्स हैं और ये प्रोटीन है, तो ये एक दूसरे से इस तरह लिंक्ड होते हैं। या ये भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है हाउ या ये आपसे पूछा जा सकता है वाई G3P इज़ सो इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल, तो यानी इंपॉर्टेंस के हवाले से तो आपने ये पहला पैराग्राफ लिख देना है और ये तो आपको लाजमी ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। या आपसे ये फ़्लो शीट ही मांग ली जाती है, ड्रॉ द फ्लो शीट, या यूं भी आपसे कहा जा सकता है आउटलाइन द स्केच ऑफ important intermediates that links carbohydrate fats and proteins with each other। तो ये टॉपिक है छोटा सा, है भी बहुत आसान, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं और डेफिनेटली MCQs भी बन सकते हैं। सो आपने इन चीज़ों को याद रखना है। आई होप कि आपके लेक्चर की समझ आ गई होगी। टिल द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक।